एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब मैम। जो कंसोलिडेट फंड है वो जानते हैं। हुँ। मैम एक बार कंटीजेंसी फंड बता दीजिए ना। देखिए कंटिजेंसी फंड जो होता है ना, ये 500 करोड़ का फंड होता है। ये कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? कंटिजेंसी का मतलब होता है कोई भी आपदा, कोई भी इमरजेंसी, ठीक है? आपको इमीडिएटली कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट हमेशा एक कंटिजेंसी फंड रखती है। 500 करोड़ वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा जब आपका हर बारी बजट आता है ना, तो उसमें से 500 करोड़ जो है वो सैंक्शन करे जाते हैं फॉर दिस फंड, ठीक है? हर साल ये इसको पार्लियामेंट से सैंक्शन करे जाते हैं और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर होता है, ठीक है? और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी जो है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सॉरी, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को रख देती है किसके पास? फाइनेंस सेक्रेटरी के पास। तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है वो कंटिजेंसी फंड देखता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, ठीक है? तो ये आपदा के लिए है, इमरजेंसी के लिए है, ठीक है? ऐसे 3 फंड्स होते हैं, हम वो आगे देख लेंगे डिटेल में, ठीक है? फिलहाल अभी मनी बिल ओके देखो। मैम। मनी बिल में मैम अगर आपका वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, 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 ठीक है। जिसको यस नहीं आ रही मैम। है आप वो करके देखो, रिफ्रेश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? आप उसमें से आप उसको यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हो। अप्रोप्रिएशन अगर आप कर रहे हो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ये सेम सी और डी सेम से क्लॉज हैं, ठीक है? उसमें अगर रिलेटेड आपका पैसा रहता है, तो आप क्या करते हो, इसमें मनी बिल आपका रहता है, उसके लिए आपको मनी बिल लाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो आपका ई है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फिर से वही सेम सेम क्लॉजेज हैं, ठीक है? और फिर वही आप पैसा अगर रिसीव कर रहे हो इन्हीं दोनों फंड में, तब भी आपको यहाँ पे मनी बिल लाना पड़ेगा। तो मेनली आपको समझ आ गया कि जो मनी बिल है वो मेनली यहाँ पे मनी बिल, मनी से रिलेटेड है, और मेजरली यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यहाँ पे रिलेटेड है, ठीक है? तो ये आपके ए टू एफ यहाँ पे आपके प्रोविजंस आ जाते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मनी बिल का प्रोसीजर आपको याद है कैसे इंट्रोड्यूस होता है, कैसे नहीं, या भूल गए? देखो मनी बिल जो रहेगा आपका, एक मिनट, मनी बिल जो पहले तो आपका रहेगा वो आपका कहाँ रहेगा? पहले तो आप इसको हर जगह पे आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है? इसको आप कहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे? इसको आप करोगे यहाँ पे मैम लोकसभा में। लोकसभा में करोगे, ठीक है? मनी बिल की पावर एक्सक्लूसिवली यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल के पास रहेगी, ठीक है? तो इसको आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस करोगे, फिर यहाँ पे लोकसभा में जो आपका स्पीकर है वो सर्टिफाई करेगा, वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये मनी बिल है और हम ये यहाँ पे नेक्स्ट हाउस में भेजना चाहते हैं, सेकेंड हाउस में भेजना चाहते हैं, तो इसको फिर यहाँ पे राज्यसभा में भेजेंगे। राज्यसभा में भेजने से पहले ये यहाँ पे ज़रूरी है कि ऑथराइज करे स्पीकर, और इसके पास पावर होती है कि ये कोई भी बिल अगर आपको यहाँ पे उसका मैलिफाइड ग्राउंड भी है, तब भी वो अगर उसको बोला गया है कि ठीक है आप मनी बिल, उसको ऑथराइज करता है। जैसे मान लो आधार बिल था, उसको वहाँ पे स्पीकर ने बोल दिया था कि ठीक है ये मनी बिल है, तो वो यहाँ पे इसका जो डिसीजन रहता है ये फाइनल रहता है। यहाँ पे अथॉरिटी मनी बिल को लेके स्पीकर के पास काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? फिर अब देखो मनी बिल जो है ये राज्यसभा में गया, यहाँ पे मनी बिल आपका राज्यसभा में गया, यहाँ पे इनको 14 दिन का समय मिलता है, ठीक है? राज्यसभा वालों को, कि आपको यहाँ पे 14 दिन में पास करना है तो करो, वरना ये इट इज डीम टू पास, ठीक है? अब इसमें यहाँ पे मनी बिल में क्या करता है, ये यहाँ पे अमेंड नहीं कर सकता, प्लस ये यहाँ पे इसको रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है? तो यहाँ पे राज्यसभा के पास मनी बिल को लेके कोई पावर है नहीं ज़्यादा, ठीक है? बस ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पे रिटर्न रेकमेंड कर सकता है कि भाई आप हम चाहते हैं कि इसमें ये चेंजेस हो, तो आप हमारी बात मान लो। अब ये बस लोकसभा को मना सकता है कि भाई हम ये चेंजेस चाहते हैं, तो आप मानना है तो मानो। अब लोकसभा क्या कर सकता है इसमें, जब इसके पास वापस आएगा बिल, पहली बात तो 14 दिन में अगर वापस आ गया और उन्होंने यहाँ पे कुछ रेकमेंड किया था, तो अब ये लोकसभा के ऊपर है वो उसे माने या नहीं माने, ठीक है? अगर मानता है तो इन रिकमेंडेशंस के यहाँ पे अमेंड करके यहाँ पे इसे पास कर देगा, नहीं मानेगा यहाँ पे अगर राज्यसभा की रिकमेंडेशंस, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल फॉर्म था उसी फॉर्म में यहाँ पे मनी बिल ये पास हो जाएगा, ठीक है? ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है, ठीक है?
तो और मनी बिल की एक सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो रहती है कि इंट्रोड्यूस करने से पहले यहाँ पे इसमें प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो गार्जियन रहता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, वो रहता है प्रेसिडेंट। तो अगर आपको ये जो आपका मनी बिल रहेगा, ये यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कहीं ना कहीं पैसा निकालने की बात होगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट को है पहले बोलना पड़ता है कि भाई मनी बिल आपका इंट्रोड्यूस होने वाला है, उसके बाद ही लोकसभा जो है यहाँ पे मनी बिल इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये मेन क्लॉजेस मनी बिल, मतलब यहाँ हाँ 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 बेबी, हाँ है जो आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। आप लोग को आ रही है बेबी की आवाज़? नो मैम, नहीं आ रही। नो मैम। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस यस मैम। मैम। ओके ओके ओके, ठीक है बेबी, Yes, आपकी ma'am, आवाज़ नहीं आ आपकी रही, आवाज़ थोड़ा सा clear है। नेटवर्क आपका साफ होता है ना, फिर मैं आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैम हम ये कह रहे हैं कि जो मैम- स्पीकर होती हैं हाँ हाँ, उन्हीं के पास बस पावर होता है ना रोकने का मनी बिल को। रोकने का नहीं होता है, उसको ऑथराइज करने का होता है। रोकना होगा, मैम अगर वो कह हाँ। देती हैं कि ये मनी बिल नहीं है तो फिर वो रोकने जैसा हो गया हाँ, ना। तो वो रोकने जैसा ही हो गया, हाँ आप कह सकते हो, इनडायरेक्टली रोकने जैसा हो गया वो। और मैम सेकंड थिंग ये कि जो मनी बिल है वो अगर रिटर्न भी आती है लोकसभा के पास हाँ, और वो सेकंड टाइम फिर से जब वो राज्यसभा में भेजेगी तो वो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं, उसमें जब फिर ये चेंज मतलब वो। हाँ मैम। अगर आप इसमें रिटर्न करोगे ना, इसका सवाल ही नहीं उठता कि ये वापस राज्यसभा में जाएगी। अगर ये रिटर्न आ जाती है, पहली बात तो देखो रिटर्न की पावर नहीं है राज्यसभा के पास, ठीक है, वो रिटर्न नहीं कर सकती है। मैम 14 दिन में अगर वो वापस जाती हैं लोकसभा के पास रिकमेंडेशन के लिए और वो रिकमेंड नहीं करती मतलब चेंजेस नहीं लाती हैं तो वो डायरेक्टली वो पास हो जाएगी एज ए मनी बिल। हाँ देखो, उसमें यहाँ पे रिटर्न करना है, यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकते हैं पहली बात तो, बस आप रेकमेंड कर सकते हो उसमें कि आपको यहाँ पे क्या लेके आना है, ठीक है। रिकमेंडेशन के बाद यहाँ पे लोकसभा के पास होता है कि आप उसे मानो या नहीं मानो, ठीक है। अगर मान लेता है तो वो चेंज करके पास कर देते हैं, नहीं मानते हैं तो वहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म में वो पास होता है। रिटर्न करने की पावर जो है राज्यसभा के पास नहीं होती, 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली लोकसभा के पास चला जाएगा, ठीक है। मैम एक तरह से कह सकते हैं कि जो धन विधेयक है इस मामले में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल पावर यहाँ पे राज्यसभा के पास नहीं है, तो इसीलिए मैम बहुत दिक्कत जहाँ पे जिन जिन बिल में होती है पास कराने में, जिनको लगता है कि ऑपोजिशन आपका प्रोटेस्ट करेगा राज्यसभा में, ज़्यादातर यहाँ पे राज्यसभा में जो सीट्स रहती हैं वो ऑपोजिशन के पास रहती हैं। तो उनको अगर लगता है तो वो क्या करते हैं, जैसे आधार बिल उन्होंने मनी बिल बना के पास कर दिया था, ठीक है। तो वो इसी वजह से किया था कि भाई अब मनी बिल की तरह करेंगे तो यहाँ पे पावर क्या रहेगी, फटाफट पास होगा, लोकसभा के पास रहेगी, राज्यसभा इसमें कुछ बोल नहीं पाएगा। तो ये इनका यस नैरेटिव मैम। रहता है, कभी कभी मिसयूज भी ये प्रोविजन हो जाता है यहाँ पे, जो यहाँ पे पर काफी मैम ज्यादा ये पावर है ना। राज्यसभा में पहुंचने से पहले जब स्पीकर इसे एक्सेप्ट करते हैं एज अ मनी बिल, हाँ हाँ तो प्रोसीजर क्या होता है मैम? इसके लिए भी क्या वोटिंग होती है, इसे पास करना पड़ता है लोकसभा में? हाँ हाँ हाँ, इसे पास करना पड़ता है। वो किस तरह से मैम? उसका उसका मेरे ख्याल से शायद सिंपल मेजोरिटी ही है। मैं अभी एक पर मिनट, मैम शायद अगर मुझे याद नहीं आ रहा, मैं मनी अभी देख के बताती हूँ, मनी ठीक। बिल है तो फिर हम्म मैम अगर वहां पर नहीं पास होता है तब हम्म नहीं तो नहीं, अगर मनी बिल पास नहीं होता है ना, आपकी सरकार गिर जाएगी। वही मैम ये मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मनी बिल और आपको मैंने 2-3 चीजें बताई थी कि, एक मिनट, हाँ, आपका जो मनी बिल होता है, ठीक है, प्लस आपका मोशन ऑफ थैंक्स होता है, ठीक है। बहुत गंदी राइटिंग आ रही है, आपको समझ में तो आ रहा है मैं क्या लिख रही हूँ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है, ठीक है, और आपका ये एक क्या है मोशन ऑफ थैंक्स मतलब? मोशन ऑफ थैंक्स आप भूल गए, वो जो आपका प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो रहता है, प्रेसिडेंट यस यहाँ मैम। पे हर सदन जब नया गठन होता है, चाहे इलेक्शन के बाद हो चाहे हर फाइनेंशियल ईयर में हो, 2 बारी जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे
आपके पार्लियामेंट को एड्रेस करता है, ठीक है। 2 बारी याद रखना, 2 बारी ऐसा केस पड़ता है कि जब यस आपका मैम। लोकसभा नई गठन होती है, प्लस आपका जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, पहला सेशन जब होता है, तब आपका जो प्रेसिडेंट है हाउस को एड्रेस करता है। वो क्यों करता है? वो सब सरकार का जो पॉलिसीज होता है वो उसको यहाँ पे संक्षेप में बताता है कि हम ये करने वाले हैं। मे बी तो आपको मैम हाँ यहाँ पर सरकार कैसे गिरने का क्या मतलब? हाँ जी, क्योंकि मैम ये तो एक संयुक्त अधिवेशन की तरह होता है क्या चीज? मैम, एड्रेस करना जो राष्ट्रपति का, तो यहाँ पर सरकार गिरने, जैसे मनी बिल अगर नहीं पास हो तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। हाँ, क्यों सरकार गिर जाएगी यहाँ पे? क्योंकि ये यहाँ पे मोशन ऑफ थैंक्स जो रहता है वो सरकार की पॉलिसीज के लिए रहता है, और अगर ये पास नहीं हो पाता है तो इसका मतलब ये रहता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है हाउस में, आपके पास मेजोरिटी ही नहीं है, आप मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं करवा पाते हो, तो मतलब आपकी सरकार जो है कॉन्फिडेंस में नहीं है, इसका ये इनडायरेक्टली मतलब होता है, ठीक है। ओके मैम, एक्चुअली मैम यही नहीं पता था कि मोशन ऑफ थैंक्स पास भी करना पड़ता है नहीं लोकसभा में। नहीं, अगर मोशन ऑफ थैंक्स यहाँ पे पास नहीं हुआ, आपके सब पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास यहाँ पे मेजोरिटी नहीं रहेगी, या फिर ये यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा इनके पास। फ्लोर टेस्ट जैसा आप कह सकते हो, फ्लोर टेस्ट वो सरकार बनाने वाले टाइम का नहीं, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो अगर मनी बिल भी इन केस यहाँ पे लोकसभा में पास नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सरकार को ये सरकार के लिए कितनी खराब बात होगी कि अगर वो यहाँ पे पैसा अपने नॉर्मल उसके लिए दिनचर्या के लिए नहीं निकाल पाएगा, तो ये कितनी खराब बात हो जाएगी कि फिर आप ये मनी बिल ही पास नहीं करवा पा रहे हो, तो सरकार गिर जाती है। इसका मतलब ये होता है बिल्कुल कि आपके मैम, पास यह समझ आया। कॉन्फिडेंस नहीं है हाउस में, आपके पास एमपीज नहीं है, ठीक है। मेजोरिटी नहीं है मैम, एक तरह से कहें। बिल्कुल बिल्कुल। और और मैम ये एक छोटा सा क्वेश्चन है हम्म। कि मैम ये जो संयुक्त अधिवेशन होता है, जब राष्ट्रपति एड्रेस करते हैं, हम्म 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 दोनों सदन को हम्म। संबोधित करते हैं, तो मैम कहाँ पर होता है ये, लोकसभा में या राज्यसभा में? ये सेंट्रल हाउस आपने देखा है? सेंट्रल हाउस, ये सेंट्रल क्या हाउस क्या होता जिसमें जॉइंट सिटिंग होती है। अब तो खैर नया बन रहा है विस्टा वाले प्रोजेक्ट में, लेकिन आपने वो देखा था ना जब ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी, जब 389 मेंबर्स हुआ करते थे, जब सब बैठते थे वहाँ पे, अम्बेडकर और सब बैठते थे यस ना। मैम। हाँ, तो वो एक बड़ा सा हाउस था, वहाँ पे सब गांधी जी की फोटो लगी थी, उसी हाउस में ये ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। और डिजिटली भी करते हैं अब तो खैर, ठीक है। वैसे ऐसा है? होता है कि ये सामने बैठ के उसमें जॉइंट सिटिंग वगैरह सब वो सेंट्रल हाउस में होती है। अब वो बहुत उसकी स्पेस छोटी पड़ी है, इसीलिए लोग विस्टा भी लेके आ रहे हैं, तो वहीं पे ये सब होता है, ठीक है। चलो, मनी बिल का यहाँ पे याद रखना, और ये याद रखना कि ये जो है प्रेसिडेंट की सहमति से इसको प्रायर यहाँ पे रिकमेंडेशन चाहिए होगा। ये मनी बिल का केस है, मनी बिल समझ आएगा तो आपको फिर यहाँ पे जो फाइनेंस बिल है वो समझ आएगा, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, पूछो। मैम जैसे स्पीकर के पास अथॉरिटी रहती है, उसके पास ये पावर रहती है कि वो किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी बिल को वो मनी बिल कह सकता है। हाँ, अगर तो आपने उसको मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया है। ओके मैम, तो मैम इसमें जो ये आर्टिकल 110, इसमें जो क्लॉज है उससे हम्म। अगर डिफरेंट भी रहेगा तो स्पीकर के पास तो ये हाँ, सर्टिफाई कर देगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। आधार बिल आपको लगता है कि उसमें कुछ पैसा निकाल रहे थे आधार? यस मैम। हाँ, तो वो मनी बिल की तरह ही पास हुआ था, इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट की उसका क्रिटिसिज्म किया गया था कि वो आधार बिल को भी यहाँ पे मनी बिल की तरह उन्होंने पास कर दिया, जो कि गलत है, एथिकली वो गलत है, और स्पीकर ने भी उसमें हाँ में हाँ मिला दी, तो वो चीज़ जो है उसका यहाँ पे मिसयूज हो गया मनी बिल के प्रोविजन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओके। क्वेश्चनेबल नहीं है वो यहाँ एक्सक्यूज पे मी मैम। फाइनल अथॉरिटी यहाँ पे स्पीकर रहेगा। हाँ 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 जी। मैम, क्या लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं जो मनी बिल लेके आ रहे हैं, क्या वो मनी बिल का मिसयूज भी कर सकते हैं, जिससे वो अ, अपने फायदे के लिए क्या मनी बिल का उपयोग कर सकते नहीं नहीं नहीं, मनी हैं? मनी बिल आपका रहेगा मेनली सरकार के काम काज के लिए। जब आपको पैसा निकालना है सरकार चलाने के लिए, आप पैसा तो निकालोगे ना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है उसके अंडर आप उससे आप ऐसे ही पैसा नहीं निकाल सकते हो, उसके लिए हमेशा आपको बाय लॉ पैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन चाहिए होगा पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन आप कैसे लोगे यहाँ पे? आप मनी बिल से लोगे, या कोई भी बिल ऐसा लेके आओगे जिससे यहाँ पे ये जो लॉ है सूटेबल आपको
पैसा निकालने दें, ठीक है। यहाँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आपको पार्लियामेंट की यहाँ पे ज़रूरत होती है कि वो सर्टिफाई करें। अब वो सर्टिफाई कैसे करते हैं, कौन से बिल के थ्रू करते हैं? एक केस में तो अगर आपको यहाँ पे मनी बिल ही हमने देखा है ना, अब हम फाइनेंस बिल भी देखेंगे, फिर अप्रोप्रिएशन बिल भी देखेंगे। तो एक मैं आपको प्रोविजन दिखा रही हूँ जहाँ से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसा निकाल सकते हो, या आप कुछ और मनी मनी कोई टैक्स वैक्स लगा रहे हो, उस केस में भी मनी बिल आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम हाँ। मैम हम्म। मनी बिल को जब राज्यसभा में कोई योगदान नहीं है, मतलब कि उसका कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा अगर बोले कि चेंज करना है, फिर भी लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर क्यों 14 डे का मतलब वहां पर भेजना, मतलब क्या जरूरत है भेजना उसका वहां पे? नहीं, देना तो पड़ेगा ना, एसेंट तो आपको देना पड़ेगा, वरना तो एकदम ही ऑटोक्रेसी हो जाएगी ना। मतलब उस चीज को बैलेंस तो करना मैम पड़ेगा, इसलिए सर्टन भी कह सकते पार्लियामेंट्री हैं प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होगा ना। मैम वो उनका कंसेंट नहीं लेते हैं, वो बस एक दे देते हैं फॉर्मेलिटी कि कर रहे हैं, हाँ। रिकमेंडेशन देना है तो दे दो, अदरवाइज कोई नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, अगर यहाँ पे राज्यसभा के पास पावर भी दे देते हैं ना, तो अगर इन केस देखो, अब यहाँ पे आप देखो नॉर्मल सदन चलाने में कितनी कितनी दिक्कत होती है ना। ऑपोजिशन किसी छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाता है, वहाँ पे धरना दे देते हैं। आप सोचो अगर राज्यसभा में भी सेम ऐसा हो गया, आपको सरकार को यहाँ पे अर्जेंटली पैसा चाहिए और सरकार नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा जो है उसका विरोध कर रही है। तो आप सोचो यहाँ पे इन एंड किसका नुकसान होगा? पब्लिक का नुकसान होगा ना, क्योंकि सरकार अपनी पॉलिसीज नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएगी पैसे की वजह से। तो पर इसीलिए मैम यहाँ हम यहाँ पर नेगेटिव क्यों सोचे, नकारात्मक क्यों सोचे? ये भी तो कह सकते हैं कि राज्यसभा में भेजने का मतलब ये है हम्म कि वहां पर जो विद्वान बैठे हैं, जो वहां के मेंबर्स हैं, अगर हम्म उसमें कोई अच्छा सुझाव दे पाए तो उसे ऐड करें। हाँ बिल्कुल। तो हमने एक वो रखा है ना कि आप भाई सुझाव देना है तो दो, लेकिन ऑब्वियसली जो पावर होनी चाहिए वो तो लोकसभा में ही होनी चाहिए, हाउस ऑफ पीपल में ही होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हीं के हाथ में पावर होनी चाहिए, है ना। तो क्योंकि ये पैसा सरकार का है, लेकिन हाँ, लोगों का पैसा है ये। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सेंस है कि यहाँ पे लोकसभा के पास यहाँ पे इसके रिगार्डिंग पैसे निकालने के रिगार्डिंग जो है, मनी बिल के रिगार्डिंग यहाँ पे इसके पास पावर होनी चाहिए लोकसभा के पास, ठीक है। और फिर वो यहाँ पे राज्यसभा में इसीलिए जरूरत पड़ती है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपके तीनों आते हैं ना, आपका प्रेसिडेंट भी आएगा, राज्यसभा भी आएगा, लोकसभा भी आएगा। तो तीनों ऑर्गन जब तक नहीं होंगे तब तक आपका कानून अधूरा रहेगा, इसीलिए। देखो चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे फाइनेंस बिल देखते हैं, ठीक है। दोनों मिलती जुलती हैं। फाइनेंस बिल जो है आपका आर्टिकल यहाँ पे दे रखा है 117। मनी बिल एकदम समझ आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे फाइनेंस बिल में यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। देखो अब हम अगर आर्टिकल यहाँ पे 117 देखें, देखो दिख रहा है सबको ये 117? यस मैम। देखो उस Yes, दिन ma'am. उस दिन वैसे मैंने बताया था, लेकिन मुझे पता नहीं है किस कौन कौन था क्लास में, तो मेरे ख्याल से मिस ही हो गया होगा आप लोग का, है ना। तो मैं बताती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है ये समझ नहीं आता, लक्ष्मीकांत से भी बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखो यहाँ पे जो मनी बिल है ना वो दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन किए हैं कि एकदम ऐसा एक ये होता है एक वो होता है। जैसे यहाँ पे लक्ष्मीकांत में मेंशन कर रखा है ना कि टाइप 1 टाइप 2, यहाँ पे लक्ष्मीकांत में आपको एकदम क्लियर डिवीजन दे रखा है। अभी उसमें मैं देखूंगी तो टाइम लग जाएगा, खैर मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ। आपके पास लक्ष्मीकांत खुली होगी तो उसमें आप रेफर करते रहना, है ना। तो ये जो है ना मनी बिल आपके दो तरीके से इनडायरेक्ट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन दे रखा है। आर्टिकल 117 है, ये फाइनेंस बिल है, ठीक है। नाम तो देखो मिलते जुलते हैं, मनी मनी और फाइनेंस दोनों सेम मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अलग है। देखो यहाँ पे पहला वाला जो है क्लॉज क्या कहता है, ये कहता है अ बिल और द अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इन क्लॉजेस सब क्लॉजेस ए टू एफ। ए टू एफ आपके कहाँ पाए गए थे? यहाँ पे ये आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 किसका था? हमारा मनी बिल का था। तो ये कहना चाहते हैं कि जो पहला टाइप का जो बिल रहेगा फाइनेंस बिल, वो ये रहेगा अगर उसमें आप सेम प्रोविजन पे कानून बना रहे हो जो क्लॉज आपका ए से एफ मेंशन थे किसके? मनी बिल के अंडर, है ना। हमने ऊपर देखा था ना कि मनी बिल में आपके क्या क्या क्लॉजेस थे। ये आपके सारे क्लॉजेस थे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने वाले, और काफी सारे आपके जो 6 क्लॉजेस थे।
तो पहला बिल जो आपका फाइनेंस बिल आता है वो यही कहता है कि अगर आपका जो है मैटर्स रिलेटिंग इनटू 110 A to F, किसके, मनी बिल के, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो आप पहला बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जो आप पहला यहाँ पे फाइनेंस बिल इशू कर रहे हो, वो आपका क्या है, थोड़ा थोड़ा मनी बिल की तरह मिलता जुलता है। ठीक है, इतना समझ आ गया ना? यस मैम। थोड़ा थोड़ा यहाँ जो है ये मनी बिल एक जो रहेगा वो यहाँ पे मिलता जुलता रहेगा। अब इसमें क्या होगा, इसका ये जो फाइनेंस बिल है थोड़ा सा यहाँ पे पंगा रहेगा। ये जो इंट्रोड्यूस होगा, ये इंट्रोड्यूस होगा पूरा, इसका जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन रहेगा ये यहाँ पे मनी बिल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब इसका पूरा पास होने का प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल की तरह रहेगा। तो ये एकदम कॉम्बो है। ठीक है, कॉम्बो है ये दोनों का, मनी बिल का और ऑर्डिनरी बिल का। जैसे कि यहाँ पे शुरुआत में जब इसे मनी बिल की तरह बिहेव करना पड़ेगा, तो ये इसमें क्या होगा, मनी बिल में आपको क्या होता है, आपको प्रेसिडेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है ना, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत है। हाँ, तो ये इसमें भी आपके जो आपका फाइनेंस बिल 1 रहेगा उसमें भी आपको प्रेसिडेंट के उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक मिनट में लक्ष्मीकांत में देख लेती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पेज नंबर कौन सा है? ये वाले जो प्रोविजंस है ना, इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कभी कभी आपके पास ये ऐसे क्वेश्चंस तो आते हैं फाइनेंस बिल और मनी बिल को कंफ्यूज करने वाले। फिर यहाँ पे एक आपको यहाँ पे अनइक्वल स्टेटस दिख रहा होगा दोनों के बीच में, दोनों सदन के बीच में, तो उसमें भी कंपैरिजन कई बार पूछते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में यहाँ पे क्या डिफरेंस रहता है। तो एक ये देखो, मनी बिल के रिगार्डिंग बहुत बड़ा डिफरेंस है और फाइनेंस बिल के रिगार्डिंग। कहाँ गया मनी बिल इसमें? अभी मुझे इसमें दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, चलो इसमें अब जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, इसका जो मनी बिल 1 रहेगा, ठीक, जो आपका फाइनेंस बिल 1 रहेगा, आपको मनी बिल की तरह ही शुरू में बिहेव करेगा। तो इसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होगा शुरू में। जैसे मनी बिल में आपको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है, वैसे ही आपको यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन में आपको क्या चाहिए होगा, प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, फाइनेंस बिल 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको क्या होगा, यहाँ पे इसका पूरा जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव प्रोसेस रहेगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आपका जो मनी बिल था वो आपका सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता था। तो ये वाला जो फाइनेंस बिल 1 अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जो मनी बिल से मिलता जुलता है, इसको भी आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है, तो इसको आप इंट्रोड्यूस कहाँ करोगे, ओनली इन लोकसभा। ठीक है, याद रखना है ये फाइनेंस बिल 1 जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से यहाँ पे इशू ये आप इंट्रोड्यूस करोगे। तो देखो, ये तो हो गया फाइनेंस बिल 1 का जो इंट्रोडक्शन था वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब इसका आएगा पूरा पासिंग प्रोसीजर। यहाँ पे एंड हो जाएगा इनका मनी बिल वाला प्रोविजन, मतलब मनी बिल की तरह ये बिहेव करना बंद कर देगा। पूरा जो ये पास होगा और जो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए जाएगा, वो अब कैसे जाएगा, ये फंक्शन करेगा एज अ ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल में आपको पता है कि जो राज्यसभा है उसके पास यहाँ पे पावर आ जाती है। ऑर्डिनरी बिल में आप जॉइंट सिटिंग भी ले पाते हो, है ना। जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में है, 108 मैम। 108 में। तो आप जॉइंट सिटिंग कहाँ कहाँ लेते हो, आप यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल के लिए लेते हो, प्लस यहाँ पे फाइनेंस बिल के लिए आप जॉइंट सिटिंग करा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम जॉइंट सिटिंग यहाँ पे करा पा रहे हैं। दो ये थोड़ा शुरू में यहाँ पे मनी बिल की तरह बिहेव करेगा, लेकिन यहाँ पे जॉइंट सिटिंग हो जाएगी। फिर प्लस यहाँ पे प्रेसिडेंट का, यहाँ पे प्रेसिडेंट गिव एसेंट और रिटर्न। ठीक है, मतलब देखो मनी बिल के केस में क्या होता था कि जो बिल, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के उससे रेकमेंड होके आ रहा था, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे उस चीज़ को हैम्पर नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट यहाँ पे मनी बिल जब यहाँ पे उसके पास पास होने के लिए जाता था ना, तो यहाँ पे मना नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट, उसको पास ही करना पड़ेगा।
ठीक है, उसको पास ही करना पड़ेगा। लेकिन फाइनेंस बिल में क्या अंतर है, फाइनेंस बिल में ये अंतर है कि एक तो आप जॉइंट सिटिंग करा रहे हो, 1 की बात कर रही हूँ, जॉइंट सिटिंग करा रहे हो, अभी ऑर्डिनरी बिल की तरह बिहेव कर रहा है ना, प्लस यहाँ पे राज्यसभा के पास अब पावर आ गई, राज्यसभा जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब जो फाइनेंस बिल 1 है वो यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो देखो फाइनेंस बिल आपका जो है वो यहाँ पे राज्यसभा में उसको उसके पास पावर मिल जाती है, लेकिन मनी बिल के केस में यहाँ पे जो राज्यसभा की पावर है वो चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश गवर्नमेंट यही करती होगी कि यहाँ पे मनी बिल की तरह पास कराएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फाइनेंस बिल की तरह पास कराएंगे तो राज्यसभा के पास पावर आ जाती है। ठीक है, डिफरेंस समझ आया कि कब ये यहाँ पे फाइनेंस बिल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आधा ये यहाँ पे मनी बिल की तरह बिहेव करेगा, आधा ये यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल की तरह बिहेव करेगा। ऑर्डिनरी बिल की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग भी हो रही है, प्रेसिडेंट इसको रिटर्न भी कर सकता है, प्लस यहाँ पे राज्यसभा इसे रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, यस मैम। ओके, अब देखो फाइनेंस बिल 1 हो एक्सक्यूज गया मी है। मैम, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी मैम, बट मैम क्या मैम आप फिर से इसको थोड़ा सा बता सकती हाँ हैं? हाँ हाँ, मैम बिल्कुल क्लियर बता नहीं हुआ सकती हूँ अच्छे मैं, से। 1 मिनट रुको, आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो, आपका मनी बिल आपको पूरा समझ आ गया है ना, कि मनी बिल में आपका क्या है, मनी बिल आपका यस हमने मैम। क्लॉजेस पढ़ लिए थे A to F। ठीक है, ये आर्टिकल 110 की बात कर रहे थे, उसमें भी 1 में A to F की बात कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनेंस बिल में भी आप पैसा निकालने की बात कर रहे हो। अगर आप बात करते हो इन्हीं क्लॉजेस की, अगर आपको यहाँ यहीं पे टैक्स वगैरह लगाना है, या A से F तक जो हमारे क्लॉजेस थे इनके लिए आपको बिल लेके आना है। ठीक है, मतलब ये जो फाइनेंस बिल है ये यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, मनी बिल की तरह एक्ट करने लगेगा, लेकिन ये एक लिमिट तक एक्ट करता है। फाइनेंस बिल 1 की जब हम बात करते हैं तो ये 2 तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे ये मनी बिल की तरह बिहेव करता है, और जो ये पूरा पासिंग वाला प्रोसेस रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करता है, ऑर्डिनरी बिल की तरह। अब देखो इसी से क्लियर हो जाएगा कि जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो यहाँ पे मनी बिल के प्रोविजंस लगाओ। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है पहला, फिर दूसरा आपको क्या चाहिए होता है, आपको यहाँ पे लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, तो यही सेम जो बातें यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगी वो फाइनेंस बिल 1 पे एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे फिर ये इतना खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब इसका ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, लोकसभा में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, अब इसका पास होने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जब ये पास होता है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, ऑर्डिनरी बिल की तरह। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे इसमें जॉइंट सिटिंग भी हो सकती है। जॉइंट सिटिंग जैसे ऑर्डिनरी बिल के केस में होती है, डेडलॉक के केस में यहाँ पे जॉइंट सिटिंग भी करा सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक सेम ऑर्डिनरी बिल की तरह क्लॉज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि आप यहाँ पे राज्यसभा को भी पावर दे रहे हो। अगर आप ये वाला बिल जो है फाइनेंस बिल 1 को अगर आप भेजते हो राज्यसभा में, तो राज्यसभा के पास पावर आ जाती है कि ये इसको रिजेक्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑर्डिनरी बिल की तरह कर रहा है। ऑर्डिनरी बिल के केस में यहाँ पे राज्यसभा के पास पावर रहती है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हमने देखा, और ये जो आपको पता है कि जो मनी बिल के केस में है, प्रेसिडेंट के पास जब एसेंट के लिए जाता है तो वो यहाँ पे मना नहीं कर सकता। अब पता चले सब आपने इतने मुश्किल से पास कराया और फिर वो मना कर दे, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो मना नहीं कर पाता है। लेकिन फाइनेंस बिल 1 के केस में, ठीक है, जब ये प्रेसिडेंट के पास जाता है तो ये यहाँ पे मना कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। मैम मना करना इन द सेंस कि हम ये कह सकते हैं कि वो रिकमेंडेशन के लिए, मतलब रिकंसिडरेशन के लिए फिर से सेंड कर देता है। हाँ हाँ हाँ, वो भेज सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। देखेंगे वीटो हम। ठीक है, चलो अब हम फाइनेंस बिल 2 पे आते हैं। एक ये पहला प्रकार हो गया, दूसरा प्रकार इजी है, वो एकदम आपको समझ आ जाएगा। पहला ही में ही थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो दूसरा वाला क्या है, अगर आप A to F के अलावा, A to F जो हमने देखे थे मनी बिल वाले क्लॉजेस के अलावा, ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रोविजन है कि आपको किसी पर्पस के लिए पैसा निकालना है, तो आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हो फाइनेंस बिल 2। ठीक है,
ये थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल हो जाती है, पहली बार में समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं एक बार पढ़ती हूँ फिर आपको मैं समझाती हूँ, ठीक है, उसका क्या मीनिंग है। अ बिल और अमेंडमेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू मेक प्रोविजन फॉर एनी मैटर ऑफ अफोरसेड बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द फाइन और अदर पेक्यूनरीज। एक मिनट, ठीक है, ये दूसरा है, ये उसकी 1 का ही क्लॉज है, सेकंड वाले का एक मिनट देखती हूँ। देखो, फाइनेंस बिल 1 का क्लॉज ये है, ठीक है। अ बिल विच इफ इनैक्टेड एंड ब्रॉट इनटू ऑपरेशन वुड इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अनलेस द प्रेसिडेंट हैज रिकमेंडेड टू द हाउस कंसिडरेशन ऑफ द बिल। इसमें उसका क्या है, चलो अब अपनी लक्ष्मीकांत में देखो, मैं आपको ऐसी ब्रीफ में बता देती हूँ, ठीक है। देखो ब्रीफ में यहाँ पे क्या है, फाइनेंस बिल 2 का मनी बिल के अलावा यहाँ पे आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्लॉजेस में पैसा निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये जो है ये कंप्लीटली यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल की तरह एक्ट करेगा। मतलब इसको सबसे पहली बात है कि आप राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। ये जो फाइनेंस बिल 2 रहेगा इसको आप यहाँ पे, ये कंप्लीटली ऑर्डिनरी बिल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर पाओगे, प्लस यहाँ पे जॉइंट सिटिंग भी हो पाएगी। बस यहाँ पे क्या होगा, जब ये सेकेंड हाउस में जाएगा, एक हाउस से यहाँ पे दूसरे हाउस में जा रहा है, ठीक है, तो जब ये पूरा यहाँ पे इनका प्रोसेस चल रहा होगा पास होने का, ठीक है, जब ये सेकेंड हाउस से भी यहाँ पे प्रेसिडेंट को जाने से पहले पूरा प्रोसेस जब चल रहा होगा तो यहाँ पे बीच में जो है प्रेसिडेंट की सहमति लगेगी, ठीक है। तो फाइनेंस बिल 1 और 2 में अंतर ये है कि जब आप इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो, जब आप इसको इंट्रोड्यूस कराते हो तो यहाँ पे प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है मनी बिल की तरह प्रेसिडेंट की, लेकिन बीच में जब आप इसको पूरा प्रोसेस चल रहा है तो एक बारी प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे सहमति दे देता है, ठीक है। ओके मैम, क्लियर। हाँ, ये इसका ये है, इसमें सेकंड बिल में है। एक मिनट में लक्ष्मीकांत में आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर पता है तो बताओ मुझे किस टॉपिक के ऊपर नीचे है। नहीं मैम, सॉरी, पता नहीं। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अब मैं ढूंढूंगी ना तो फिर टाइम लग जाएगा। मैम ढूंढ के बता भी दीजिएगा किस पेज नंबर पर है। हाँ ये है, देखो दिख रहा है ये मैम किस पेज नंबर पर है? पेज है ये 524। 520। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट की, यहाँ पे प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द इंट्रोडक्शन स्टेज बट इज रिक्वायर्ड एट द कंसिडरेशन स्टेज, ठीक है। तो जब वो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना बिल, तब आपको बीच में यहाँ पे प्रेसिडेंट से पूछ लेंगे बीच में कि हाँ भैया बताओ आपको बिल पास कराना है कि नहीं कराना है। तो बीच में आके यहाँ पे थोड़ा सा अपना एसेंट दे देंगे। याद रखना कि बिल 1 में बिल 2 में यही है कि आपको बिल 2 में आपको प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे डिसएग्रीमेंट होता है तो सेम यहाँ पे जॉइंट सिटिंग फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2 दोनों में यहाँ पे जॉइंट सिटिंग हो सकती है, ठीक है। बस, और ये कंप्लीटली यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑर्डिनरी बिल की तरह बिहेव करेगा। और जो फाइनेंस बिल 1 है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मनी बिल की तरह बिहेव करेगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल की तरह बिहेव करेगा। इसको एक बार अपने आप से पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल समझ आ जाएगा ये, ठीक है। एक और आपने इसमें वो बताया था कि सभी मनी बिल जो है वो फाइनेंस बिल कहलाएंगे, पर सभी फाइनेंस बिल एज अ मनी बिल नहीं कहलाएंगे। हाँ, और एक ये बात देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि फाइनेंस बिल के अंडर आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे A to F क्लॉजेस आ रहे हैं MB के, मनी बिल के। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि जो मनी बिल है वो एक टाइप का फाइनेंस बिल ही है, लेकिन सारे फाइनेंस बिल हमने देखा ना, फाइनेंस बिल 2 जो है वो मनी बिल की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एवरी मनी बिल एक्ट्स एज अ फाइनेंस बिल बट एवरी फाइनेंस बिल डजंट एक्ट लाइक अ मनी बिल, ठीक है। तो मनी बिल भी एक टाइप का फाइनेंस बिल होता है। क्वेश्चन आता है ना मैम, रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें ये दे दिया जाए कि सभी मनी बिल फाइनेंस बिल हैं तो ठीक है, और सभी फाइनेंस बिल जो है वो मनी बिल नहीं है, हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, पर मैम अगर एक फाइनेंस बिल एज अ मनी बिल है तो वो सही हो वो भी जाएगा, सही सही हो जाएगा। मतलब फाइनेंस बिल 1 हमने कब देखा ना, डिसाइड होता है कि कौन सा बिल 1 है और कौन सा 2 है?
हाँ हाँ, ये ये कैसे फाइनेंस बिल डिसाइड? के केस में, ये फाइनेंस बिल के केस में नहीं है, ये मनी बिल के केस में उसके पास पावर रहती है। ये किसके पास रहती है पावर मैम? लोकसभा के पास? लोकसभा का स्पीकर जो है ना, वो मनी बिल के केस में पावरफुल रहता है। ऑर्डिन ये फाइनेंस बिल के केस में पावरफुल इतना नहीं रह जाता है, क्योंकि लास्ट में एंड में वो पास होता है ऑर्डिनरी बिल की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे जी इतना मैम। ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई मतलब वो, लेकिन मनी बिल के केस नहीं में मैम, ऑथराइजेशन मतलब की जरूरत पड़ती है। डिफरेंशिएट हाँ हाँ हाँ, बोलो। कैसे करेंगे कि कौन सा बिल 1 है और कौन सा 2 है? ये आपको पता चलेगा अगर उसमें मनी बिल के क्लॉजेस आ रहे हैं, जो A2F हमने पढ़ा आर्टिकल 110 में, तो वो फाइनेंस बिल 1 कहलाएगा। और अगर उसके अलावा पैसा आपको निकालना है लेकिन वो A से F में नहीं है 110 में, तब वो यहाँ पे फाइनेंस बिल 2 में आ जाएंगे। ठीक है, अब ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पूरा जो आपका सीमित है वो यहाँ पे A से F तक ही रहे 110 में, आपको और भी चीज़ों के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस केस में आपको क्या रहता है, आप उसको कहते हो फाइनेंस बिल 2, और वो ऑर्डिनरी बिल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ठीक है मैम। सिवाय एक मैम प्रोविजन के। हम्म मैम फाइनेंस बिल फर्स्ट में, हम्म। मतलब क्लॉज 1 में, उसमें इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही हम प्रेसिडेंट की कंसेंट लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे इंट्रोडक्शन से पहले ही, जैसे मनी बिल में लेते हैं ना, वैसे ही इसमें भी मनी फाइनेंस बिल 1 में, क्योंकि वो मनी बिल की तरह एक्ट करता है शुरू में, तो उसमें भी हम जो है प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की लेते हैं। और मैम मनी बिल, अरे फाइनेंस बिल 2 जो है, हाँ, उसमें मिड में लेते हैं उसमें या मिड में फिर लेते लास्ट हैं। में? नहीं नहीं, उसमें मिड में लेते हैं, फिर वो फाइनली एसेंट के लिए चला जाता है, जो दोनों सदन में पास हो जाता है ना, तब वो वहाँ पे फाइनली एसेंट के लिए चला जाता है। उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो चाहे मना भी कर सकता है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, वहाँ पे ऑर्डिनरी बिल आप याद रखना, जैसे ऑर्डिनरी बिल बिहेव करता है वैसे ही फाइनेंस बिल 2 बिहेव करेगा। एक एडेड प्रोविजन ये है कि बीच में यहाँ पे उसकी वो ले लेंगे, प्रेसिडेंट की सहमति ले लेंगे। ठीक है, और मैम ओके अगर मैम। प्रेसिडेंट की सहमति नहीं रही तो वो बिल आगे नहीं जाएगी? प्रेसिडेंट सहमति दे देता है। ऐसा होता नहीं है इन जनरल कि नहीं दे, लेकिन प्रेसिडेंट दे देता है। ऐसे वाले केसेस में ज़्यादातर दे देता है, जब पैसे निकालने की बात होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा आपका मैलिफाइड ग्राउंड नहीं है। मैम रिकंसीडर के लिए भी प्रेसिडेंट जनरली ऐसे भेजते तो नहीं होंगे? हाँ, रिकंसिडरेशन के लिए वैसे इन जनरल नहीं भेज सकते। आप जो कह रहे हो ना कि बीच में वो मना कर दे, तो अगर उसे मना करना होगा ना, तो वो एंड में मना करेगा, जब उसके पास आता है ना एसेंट के लिए, तब वो मना कर यस सकता है। मैम। हाँ, तो उसको लगेगा तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है कि वो मना कर देगा, विद होल्ड कर लेगा या फिर रिटर्न कर लेगा, सस्पेंसिव वीटो कर देगा। ठीक है, चलो। और मैम एक ऐसी भी तो पावर होती है ना प्रेसिडेंट के पास, कि वो ना मना ही करता है, ना कुछ उस पे अपना हाँ कोई हाँ हाँ एसेंट ही देता है, वो हाँ रख लेता है सिर्फ। हाँ हाँ, वो प्रेसिडेंट चैप्टर में हम देखेंगे, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। मतलब वो, यस मैम। हम यहाँ पे बस हमें मज़ा आ रहा है, हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ना हम इस पे एक्ट करेंगे, ना हम इस पे यहाँ पे इसे रिटर्न करेंगे, कुछ नहीं करते, उसको पॉकेट में लेके बैठ जाते हैं वो। ठीक है, अगर जब यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ये इस क्लॉज का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बिल अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका टाइम जो है, समय सीमा जो है, वो तय नहीं करी गई है कि आपको यहाँ पे 6 महीने के अंदर ही यहाँ पे इसका एसेंट देना है। तो ये जो यहाँ पे लूप होल है ना, कि भाई हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हमें जब यहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं करा है कि आपको कब तक प्रेसिडेंट को एसेंट देनी है, तो ये जो है पॉकेट वीटो कर सकता है। उसको यहाँ पे इनडायरेक्टली पॉकेट वीटो कहते हैं, कि भाई उसने यहाँ पे एसेंट ही नहीं दिया है, ना एक्ट कर रहा है ना रिटर्न कर रहा है। ठीक है, चलो अब जॉइंट सिटिंग के बारे में देखते हैं। देखो, जॉइंट सिटिंग जो है आपका, जॉइंट सिटिंग आपका उस केस में होता है, आप याद रखना एक टर्म डेडलॉक। डेडलॉक का माने मतलब ये होता है कि कोई बिल जो है उसके ऊपर ना राज्यसभा एक्ट कर रही है, ना यहाँ पे लोकसभा एक्ट कर रही है, और वहाँ पे हो गया डेडलॉक। मतलब यहाँ पे 6 महीने हो चुके हैं और यहाँ पे कुछ भी उसके ऊपर बात नहीं चल रही है ना, अगर जैसे सेकेंड हाउस में है, तो सेकेंड हाउस में उसके ऊपर वो लोग कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे किस केस में कर सकते हैं, यहाँ पे फाइनेंस बिल के केस में कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्डिनरी बिल की तरह बिहेव करेगा, और ऑर्डिनरी बिल के अंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेडलॉक जब क्रिएट हो जाता है, और डेडलॉक की समय सीमा क्या है, 6 महीना, तो आप क्या करते हो उसमें, आप उसमें जो प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सिटिंग को समन कर सकता है। ठीक है, यस मैम। ओके, तो याद रखना कि यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल के केस में यहाँ पे जॉइंट सिटिंग होती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल के अंडर यहाँ पे जॉइंट सिटिंग नहीं रहेगी। ठीक है,
यस मैम। ठीक है। और मैम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, इसके लिए भी तो बाध्य होता है ना प्रेसिडेंट हाँ बिल्कुल, साइन वहाँ पे करने के बाध्य लिए। होते हैं। जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेके जा रहे हो प्रेसिडेंट के पास पास करने के लिए, तो वहाँ पे बाध्य रहेंगे प्रेसिडेंट उसको एसेंट देने के लिए, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ही आपका बहुत मुश्किल से 368 के अंदर पास होता है, स्पेशल मेजोरिटी वगैरह सब चाहिए होती है उसमें। तो इतनी मुश्किल से आप पास करा पा रहे हो, फिर प्रेसिडेंट मना कर दे तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे उसको बाध्य बनाया गया है, शायद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके थ्रू, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड कौन करता है। यहाँ पे जो जॉइंट सिटिंग है आपका कौन प्रिसाइड करता है, स्पीकर प्रिसाइड करता है, ठीक है। अगर स्पीकर भी यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं, अगर यहाँ पे एब्सेंट है, तो आपका कौन प्रिसाइड करेगा, डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेगा। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो कौन करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन मैम करेगा। डिप्टी चेयरमैन, यस डिप्यूटी मैम, चेयरमैन यहाँ चेयरमैन पे, नहीं कर सकते। बिल्कुल। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में देना कि यहाँ पे जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है या फिर आपका जो चेयरमैन है राज्यसभा का, वो कहीं पर भी सीन में नहीं आएगा यहाँ पे, अगर जॉइंट सिटिंग को यहाँ पे चेयर करना पड़ेगा तो, क्योंकि वो यहाँ पे क्योंकि मैम वो मेंबर नहीं होते ना मैम मेंबर नहीं एज अ। होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, वो मेंबर नहीं होता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जब बना था उसने अपनी यहाँ पे सीट छोड़ दी थी। तो जो मेंबर है वही यहाँ पे प्रिसाइड कर सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं करते। बहुत बार ये वाला सवाल पूछते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है यहाँ पे। और डेप्यूटी चेयरमैन भी अगर यहाँ पे सदन में मौजूद नहीं रहता है, तो यहाँ पे जैसे भी हाउस डिसाइड करता है उसी हिसाब से यहाँ पे उसका निर्णय लिया जाता है कि कौन यहाँ पे प्रिसाइड करेगा, ठीक है। और ये जो पूरा जॉइंट सिटिंग है इसको गवर्न करा जाता है राज्यसभा की सॉरी लोकसभा की रूल बुक से। याद रखना है, यहाँ पे राज्यसभा का रूल बुक नहीं यूज करा जाता है, यहाँ पे लोकसभा का रूल बुक यूज करा जाता है। जो पावर है वो भी यहाँ पे स्पीकर को पहले दी जाती है। जॉइंट सिटिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे लोकसभा में ज्यादा पावर रहती है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये पूरा यहाँ पे पास हो रहा होता है तो यहाँ पे आपको नई चीज़ों को आप अमेंड नहीं कर सकते, मतलब नई चीज़ प्रपोज नहीं कर सकते। और पता चले कि देखो यहाँ पे जो हो रहा है, एक मिनट, जब आपका जॉइंट सिटिंग हो रही है, आपका किसी बात को लेके डेडलॉक था, ठीक है। अब जिस जिस वजह से आपका डेडलॉक हुआ था, ठीक है, उस वजह पे ही आपका डिस्कशन रहेगा जॉइंट सिटिंग में। इसके अलावा आप जो है आप ये नहीं कर सकते हो कि आप इसमें कोई न्यू प्रोविजन लेके आओ, ठीक है, वो यहाँ पे मना है। आप जिस वजह से आपका डेडलॉक क्रिएट हुआ है वही जॉइंट सिटिंग में डिस्कस होगा, ठीक है। यू कांट ब्रिंग द न्यू प्रोविजंस कि आप पूरा कंप्लीट यहाँ पे नया बिल बना दो। याद रखना ये वाले इसके प्रोविजंस। अब चलो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। मैम इसके जो सीक्वेंस है मैम, हाँ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, फिर डिप्टी चेयरमैन, और मैम ये पूछा जाता है सीक्वेंस ऐसे ही बिल्कुल पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सीक्वेंस पूछा जाएगा, वो कंफ्यूज करेगा कि डेप्यूटी स्पीकर इज एब्सेंट, तो अब आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल प्रिसाइड। तो दिस विल बी इंटायरली रॉन्ग, बिकॉज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नेवर गेट्स इन्वॉल्व इनटू दिस आपका जॉइंट सिटिंग, ठीक है। उसके पास कोई पावर नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन करेगा प्रिसाइड, चेयरमैन कभी सीन में नहीं आएगा, ठीक है। ओके मैम, यस मैम। ओके चलो अब देखो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे जो आपका बजट रहता है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो बजट मेंशन नहीं किया है, बजट को ही यहाँ पे क्या रेफर करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 102 112 है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, बजट आपका जो है इसमें आप क्या करते हो, आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बोला गया है, अगर हम आर्टिकल 112 की बात करते हैं तो उसमें आपका किस तरीके से मेंशन किया हुआ है वो देख लेते हैं। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये पूरा ये यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आर्टिकल 112, ठीक है। इसमें देखो अब क्या लिखा है, प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट of estimated receipt and expenditure of the government of India for that year, in this part referred to as annual financial statement, ठीक है। तो जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो आपका एस्टिमेट होता है कि सरकार कितना एस्टिमेट कर रही है अपना खर्चे का, प्लस यहाँ पे वो कितना एस्टिमेट कर रही है अपने उसको जो पैसा मिलेगा,
ठीक है, कितनी रिसीट रहेंगी और प्लस आपका कितना एक्सपेंडिचर रहेगा, उसका एक एस्टिमेशन जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। ठीक है, अच्छा ये मैं भूल गई हूँ ये बताना, ये जो आपका रहता है, जो आपका जॉइंट सिटिंग में आपकी जो बिल पास हुए हैं, वो देखो 3 बिल अभी तक पास हो चुके हैं। एक तो आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है 1960 में, एक फिर आपका बैंकिंग सर्विसेज कमीशन जो है 1977 का, और एक प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 का है। ये 3 जो हैं ये अभी तक जॉइंट सिटिंग में पास हो चुके हैं। तो कभी आपका क्वेश्चन में कंफ्यूज करे ना कि टिल डेट नो बिल हैज़ बीन पास्ड इन जॉइंट सिटिंग, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 बारी पास हो चुका है जॉइंट सिटिंग के लिए। ठीक है, ये पहला वाला मैम दहेज प्रथा का है ना, जो 1960 में हुआ था। हाँ हाँ हाँ, ये दहेज ये प्रथा से दहेज रिलेटेड पे है। किसी दहेज प्रथा से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन वाला दहेज प्रथा वाला है। फिर एक टेररिज्म से रिलेटेड बिल है 2002 में, और बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल, इसमें रिपील किया होगा इन्होंने कुछ। ठीक है, चलो अब बजट वाला अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं, तो कल देखते हैं। देखो 2 टर्म्स हमने देखा था, चार्ज एक्सपेंडिचर, ये याद है, चार्ज एक्सपेंडिचर प्लस आपका मेड फ्रॉम पार्लियामेंट, चार्ज एक्सपेंडिचर प्लस यहाँ पे मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, याद है सबको डिफरेंस इसका? सॉरी मैम, चार्ज एक्सपेंडिचर और मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का डिफरेंस याद है? नो मैम। मैम एक बार बता दीजिए। हाँ हाँ, यस देखो मैम, एक बार बिल्कुल बता बता दिया दीजिए। करो, मेरे को नहीं याद रहता तो। देखो चार्ज, यहाँ पे चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो चार्ज का मतलब होता है कि आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालते हो, इसको आप वोट नहीं करते हो। जो हमने अभी बताया था ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप जो वोट करके पैसा निकाल रहे हो, पार्लियामेंट की सहमति से पैसा निकाल रहे हो, तो इसमें क्या है, चार्ज वाला जो पैसा होता है वो ऑटोमेटिकली कट यहाँ पे निकल जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, जैसे यहाँ पे सैलरीज होती हैं, अब सैलरीज में अगर आप वोट कराने लगे पार्लियामेंट में, तो आप बताओ कितना हासिल हो जाएगा, कितनी परेशानी हो जाएगी, लोगों की सैलरी क्रेडिट नहीं होगी, है ना। तो वो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी रहती है, दैट इज ऑलवेज चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसा वाला एक्सपेंडिचर जो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, जैसे आपका ऑटो रिचार्ज हो जाता है, ऑटोमेटिकली पैसा कट जाए, उसको हम बोलते हैं चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की क्या बात होती है, वो होता है कि आप यहाँ पे पैसा इसमें से आप अप्रोप्रिएट कर रहे हो, उसको आप क्या करते हो, वो यहाँ पे वोटिंग पे सब्जेक्टेड होता है, उसमें आप में वोटिंग करानी पड़ेगी दोनों सदन में। ठीक है, तब आप पैसा निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे जो हम बिल लाके करवा रहे हैं, मनी बिल और फाइनेंस बिल जो लाके हम करा रहे हैं, दैट बिल इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू द मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मैम मैम जो चार्ज एक्सपेंडिचर है इसमें हम्म मैम, तो फिर गवर्नमेंट जो किसी अगर लोन वगैरह लेती है तो हम्म उसकी जो किस्तें वगैरह होती हैं, हम्म जो ब्याज हाँ, होता है वो मतलब वो किसी से ज्यादा, ऑटोमेटिकली, तो वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर में आएगा ना हाँ हाँ ऑटोमेटिकली हाँ, वो भी इसमें। चार्ज में ही आता है। ठीक है, देखो देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, चार्ज में आती है। देखो चार्ज में क्या क्या आता है, एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर यहाँ पे सैलरीज आते हैं किसके, चेयरमैन के आते हैं, यहाँ पे चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो रहता है राज्यसभा का, इन दोनों के यहाँ पे आते हैं। स्पीकर की भी सैलरी जो डिडक्ट होती है वो चार्ज होती है। ठीक है, फिर आपकी सैलरी अलाउंसेस जो मेजरली आपके पेंशन है, वो सब आपके जो हैं चार्ज होते हैं। उसकी टर्म हमेशा याद रखना कि चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। और आप जो कह रहे हो ना राजेश, जो ये बोरोइंग वाला, यस मैम। यस बोरोइंग मैम। वाला तो हमने देखा था ना, मनी बिल में आता है, ए से एफ तक क्लॉज जो है, उसके बीच में एक क्लॉज आता है बोरोइंग वाला, बी शायद क्लॉज था। तो अगर आप वो, तो आपका मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो जाएगा। पर मैम इसके ब्याज जो जाते हैं वो तो मंथली मतलब जैसे भी जाना हो तो वो तो ऑटोमेटिकली जानी चाहिए ना मैम, हाँ हाँ क्योंकि हाँ अगर आपने बोरो किया उसकी किस्त देने मैम, एक होता है ना कि हमने लोन लिया हाँ है, हाँ 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 हाँ, इतनी वो अमाउंट वो का वो लिया है। वो उसमें से चार्ज में ही चला जाएगा। देखो ये लास्ट में मेंशन भी है कि डेट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, sinking fund charges and redemption charges and other expenditure raising to the loans and the services। ये जो होगा ना, ये दोनों केसेस में होगा। कुछ कुछ यहाँ पे जो सरकार का जो पैसा है वो यहाँ पे मनी बिल के थ्रू यहाँ पे जाता होगा, और कुछ यहाँ पे जो है यहाँ पे इसके थ्रू जाता होगा, क्योंकि मनी बिल में भी हमने क्लॉज देखा था ना कि जो बोरोइंग है मैम गवर्नमेंट की।
मैम हम ये कह सकते हैं कि जो लोन में जो अमाउंट लिए है हमने वो हम्म हम मनी बिल से देंगे, हाँ 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 मनी बिल लाकर, हाँ और जो उसके चार्जेस वगैरह जो जा रहे हैं, जो ब्याज जा रहा है, हाँ बिल्कुल, वो जो है जो हम उसका ब्याज उस जाएगा चार्ज वो में यहाँ डालेंगे। पे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। ऑटोमेटिकली उसमें वैसे भी वोट वोट कराने की ज़रूरत है नहीं, मतलब इट्स बहुत सिंपल सिंपल उसमें रहेगा कि वो जो जाना है तो वो जाना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सरकार रहे, है ना। अच्छा, एक ये बिल्कुल यहाँ मैम। पे हाई कोर्ट की जो पेंशन्स है, ठीक है, याद रखना यहाँ पे हाई कोर्ट का जो सैलरी, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं ना, हाई कोर्ट के जो जजेस की सैलरी जाती है वो जाती है स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, लेकिन जो इनकी पेंशन जाती है वो यहाँ पे यूनियन के फंड से जाती है, ठीक है। एक ये यहाँ पे जब जुडिशरी देखेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ यहाँ पे हाई कोर्ट का दे रखा है ना, तो पेंशन जो रहेगा हाई कोर्ट के जजेस की वो यहाँ पे जो सेंटर का यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रहेगा ना, उसमें से पैसा कटेगा, इनका चार्ज होगा, ठीक है, जब मैम ये रिटायर सिर्फ होने के बाद। जजेस के मामले में या फिर सभी संवैधानिक पद के मामले में? नहीं, जैसे कि मैम देखो अगर मान सुप्रीम कोर्ट लीजिए, का तो जाएगा ही, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमने देखे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तो सैलरी चार्ज होगी, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस की जो पेंशन मिलती है, सर्विस से वो रिटायर हो चुके हैं, उसकी भी यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होगी पैसा, वहाँ पे देखो मैम एक और स्टेट। बात, एक होता है ना मैम कि इलेक्शन कमीशन में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होते हैं, हाँ तो मैम अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो सैलरी जाएगी वो तो राज्य निधि से जाएगी, हाँ समझ आता है, हाँ 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 और मैम जब वो रिटायर होते हैं तब हाँ तो उनकी जो है यहाँ संचित निधि से जानी चाहिए ना, कंसोलिडेट हाँ फंड से। हाँ हाँ हाँ, उसका मुझे प्रोविजन जो है इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन जब ये लोग रिटायर हो जाते हैं तब क्या होता है कि तब ज़्यादातर जो रिटायर्ड पर्सनल्स होते हैं उनकी यहाँ पे सेंटर के फंड से जाती है पैसा, ठीक है। बिल्कुल मैम, पेंशन तो वहीं से जानी चाहिए ना, जो भी संवैधानिक पेंशन्स पद है। जो हैं वो सैलरी अगर जैसे हाई कोर्ट वाला जो आपका जज है वो तो अब स्टेट गवर्नमेंट मैम में है ना। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। नहीं मैम क्लियर है पूरी तरीके से। अभी आ मैम रही है आवाज मैम, कट रही है क्लियर आपकी। है। अच्छा ठीक है, 2 मिनट और करते हैं फिर ये मैं एंड कर रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। मैम आपकी मैम वॉइस तो क्लियर मुझे है। क्लियर है ओके पूरी तरह ओके से। ओके, ठीक है ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका सीएजी का पैसा, यहाँ पे पेंशन भी है, उसके अलाउंसेस भी, ये सब कुछ यहाँ पे चार्ज होगा किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। फिर आपका क्या है, आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा जो है सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पे जो है जितना भी इनका ऑफिस चलाने के लिए पैसा लग रहा है, यूपीएससी का जो यहाँ पे ऑफिस है उसमें पैसा, उनकी सैलरीज और एडमिनिस्ट्रेटिव उनका खर्चा है वो चार्ज होंगे, ठीक है। उन पे वोटिंग नहीं करी जाएगी हर साल, जैसे बजट को वोट कराते हैं पैसा निकालने के लिए, ठीक है। फिर यस एनी मैम। सम रिक्वायर्ड टू सैटिस्फाई एनी जजमेंट डिक्री एंड अवार्ड ऑफ द एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अगर यहाँ पे देखो सरकार को पैसा देना पड़ता है, उसके खिलाफ कोई जजमेंट आया है तो वो भी जो पैसा है यहाँ से कटेगा, सीएफआई से कटेगा, ऑटोमेटिकली चार्ज होगा वो, ठीक है। मैम आवाज कट रही है। अच्छा, अब मैं रिफ्रेश करूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। चलो मैम ये एक्चुअली मैम प्रॉब्लम बिल्कुल उनके क्लियर है नेटवर्क मैम, की तरफ से है, नेटवर्क इशू होगा इस वजह से। उनका होगा, क्योंकि मैम हमारे तक तो क्लियर आ रही है ना, आप पूरी आ क्लियर है रही है। मैम। अच्छा आयुष एक बारी रिफ्रेश करके देखो, वैसे मैं एंड अप करने वाली हूँ ना 2 मिनट में।